तो ये चर्चा लगातार चल रही है। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हैं हमारे साथ में, बीजेपी नेता हैं कानपुर से। सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है? स्वागत है आपका इस चर्चा में। पूरी सुरेश आवाज जी, पहुंच रही है? उम्मीद है कि सकुशल होंगे आप पूरे परिवार सहित। जी, सभी। अच्छा, ये बताइएगा, इस पूरे कोरोना काल में आप लोगों की ओर से क्या कुछ प्रयास किए गए जनता के हित में? देखिए, सबसे पहले तो आज योग दिवस है। इसमें आप सभी लोगों को, पूरे प्रदेश के वासियों को, पूरे देश के लोगों को इस आज योगा दिवस में आप सबको बधाई देता हूँ। जिस जी। तरीके से हमारी पार्टी के द्वारा या हमारे द्वारा जो कोरोना काल में हम सब लोगों ने मदद किया, जैसे मैं सीतामऊ विधानसभा से 2017 में चुनाव लड़ा था। 2017 में जब चुनाव लड़े तो थोड़े वोटों से मैं पराजित हुआ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी पार्टी ने निश्चित किया कि आपको उसी विधानसभा में इस कोरोना काल में सभी लोगों को मदद करनी है। जी। तो हमने अपनी पूरी विधानसभा के अंदर 265 बूथ होने के नाते उन बूथों पर लगातार प्रतिदिन अपने संगठन के लोगों से, अपने व्यक्तिगत लोगों के माध्यम से मैंने पका हुआ भोजन, कच्चा राशन, प्रतिदिन 100 परिवारों को कच्चा राशन देते थे और प्रतिदिन 1000 से 1500 के बीच में पका हुआ राशन हम लोग सब लोग परिवारों में पहुंचाते थे। और लगातार ये निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। हम सब लोग इस चीज का ध्यान रखते थे कि अगर किसी के पास कोई राशन कार्ड में नाम कट गया है या उसका राशन कार्ड नहीं बना है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके 4500, लगभग 4500 से 4600 के बीच में राशन विभाग के लोगों के कई नाम काट दिए गए थे। ऐसे लोगों का नाम हमने चढ़वाया और करीब 565 लगभग नए परिवारों का हमने जो बनाया, उनका राशन कार्ड पुनः फिर से बनवाया। प्रयास मेरा यही था कि हम सभी के परिवार को किसी भी तरीके से भूखा न सोने दें। और ये मुझे लगता है कि ये एक सफल प्रयास हम सब लोगों का था। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई का सामना ये करना पड़ रहा था कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में हम सब लोग इसमें सामने वाले को मालूम नहीं पड़ता था कि कौन इस बीमारी से जूझ रहा है, कौन नहीं जूझ रहा। ये अदृश्य बीमारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग पूरी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काम किया। और उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर ही काम किया होगा, लोगों तक आपके तमाम प्रयास पहुंचे होंगे और उनको फायदा भी हुआ होगा। सुरेश जी, अभी हमारी कुछ जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और वो थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उनका कहना यह था कि सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, योगी सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं उनके लिए छोटे उद्यमी जो हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ अवरोधक हैं जो उन तक लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। मैं चाहूंगी, क्योंकि आप खुद चुनाव लड़ चुके हैं और जाहिर सी बात है आप आगे भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते होंगे, जनप्रतिनिधि आप बनेंगे, ये ऐसी उम्मीद आप रखते होंगे, तो ऐसे में आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है कि जो इस तरह की परेशानियां, जो इस तरह की समस्याएं हैं, आप उनसे सरकार को अवगत कराएं। उसको लेकर आप किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को? हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा समय में जितनी जल्दी देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया जाए। और हम सब लोगों को एक प्रयास के माध्यम से देखने को भी मिलता है, जिस तरीके से बिजली विभाग के द्वारा जो रिकवरी हो रही है फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, मैं तो प्रमाण के साथ बात करता हूँ। ये हो सकता है कि आज आर्थिक ग्रोथ के रूप में हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो प्रयास चालू हैं, उन प्रयासों से बहुत जल्दी हम उन सारी रिकवरी करेंगे। क्योंकि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है, अभी तो महामारी पीक पर आने की संभावनाएं हैं। जैसे कि जो शिष्टाचार और आगे के देशों में बताया जा रहा है कि अभी महामारी का ये जो पीक का समय है, वो पीक का समय आने वाला है। तो हम सबसे पहले तो महामारी से निपटने के अपने जो प्रयास हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने प्रवासी मजदूरों को देश के अंदर स्पेशल ट्रेन मंगा के उनको अपने घर पहुंचाने का काम किया है, जिस तरीके से 20,000 करोड़ का जो 20,000 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उद्योगों को चलाने के लिए, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी ने कल गरीबों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ का जो दिया है, पैकेज दिया है, उससे मुझे लगता है कि काफी हद तक इन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या निकलेगी तो निश्चित तौर से देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री
उस समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, आगे आने वाले टाइम को आप किस तरह से एक बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोरोना कब तक चलेगा, क्योंकि अब हमें कोरोना के साथ जीना है। हम्म। क्योंकि कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आती या कोरोना जब तक खत्म नहीं होता, तब जी। तक हम लोगों को अंदर भय रहेगा कि हम कैसे इसके साथ जिए। क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई हमने आपसे पूर्व में ही बताया कि हम नहीं जान पा रहे हैं कि किसके अंदर लक्षण है, किसके अंदर लक्षण नहीं है। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा है कि तमाम ऐसी चीज जिनको लक्षण भी नहीं थे, उसके बाद भी उनको कोरोना निकल आया। जी। तो मन डर रहा है। अनलॉक खुलने के बाद भी बाजारों में पूरी तरीके से रौनक नहीं है। धीरे धीरे जब तक हम इस चीज से नहीं पूरे होंगे, तब तक मुझको लगता है कि कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी अब सर पर हैं, बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, सरकार का 3 साल पूरा हो चुका है। अब ऐसे में 2022 के चुनाव को लेकर ये वक्त होता है जब सरकारें अपनी तैयारी करना शुरू कर देती है चुनाव को लेकर। वैसे तो यूं कहा जाता है कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, लेकिन फिर भी जब एकदम चुनाव का 1.5-2 साल रह जाए तो और तेजी के साथ में काम शुरू हो जाता है चुनाव को लेकर। अभी आप क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? ये जो आगामी चुनाव होगा, इस पर कोरोना का क्या कुछ असर आप मान हैं? देखिए बहन जी, हम लोग अभी चुनाव की तरफ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन पार्टी अपनी व्यक्तिगत बहन जी जो चीजें चल रही हैं, म्यूचुअल रैली हमारी चल रही है, अभी आप बराबर संगठन के सब लोग जिस लेवल पर भी हैं उस लेवल पर काम कर रहे हैं और लोगों के दुख सुख में खड़े हो रहे हैं। इतनी महामारी के बाद भी हम सब लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी निकल रहे हैं और जगह जगह पर जाकर जितना भी सहयोग हो सकता है उतना कर रहे हैं। चुनाव का जब विषय, चुनाव तो एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, हर 5 वर्ष के बाद आएगा, लेकिन हम जानते हैं देश सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा, तो चुनाव जब चाहेंगे तब कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा को लेकर जो संशय लगातार बना हुआ था वो संशय मिट चुका है, इस बार कोई कांवड़ यात्रा नहीं होगी। तो क्या आपके अपने इलाके में कुछ लोगों की नाराजगी सामने आई, या फिर लोग समझदार हो चुके हैं और उनका मानना यह है कि पहले जिंदगी है, उसके बाद में बाकी सब आता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के संत समाज ने आपके चैनलों के माध्यम से, दूसरे चैनलों के माध्यम से मैसेज देना शुरू कर दिया कि आपकी बार हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इसलिए इस कांवड़ यात्रा को हम सब लोग भगवान की मर्जी को मानते हुए इस कांवड़ यात्रा को स्थगित करेंगे। संत समाज ने भी आह्वान करना शुरू कर दिया है और करीब करीब सभी लोगों के मन में ये विषय आ गया है कि हमें इस लड़ाई से लड़ना है और कोरोना को भगाना है। अच्छा, इस पूरे कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष ने कई दफा आप लोगों के ऊपर आरोप लगाने भी शुरू किए और कहा कि पहले अप्रवासियों को पहुंचा देना चाहिए था, उसके बाद में आपको लॉकडाउन करना चाहिए था। लोग सड़कों पर चल रहे थे और सरकार धीरे करके अलग अलग फैसले लेती रहती है और लोगों को तकलीफ देती रहती है। उसको लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए बहन जी, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। पूरे देशवासियों ने अपने आपके कैमरे से सब चीज देखी है कि जितना संवेदनशील देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उतना संवेदनशील कोई नहीं है। जिस तरीके से राजीव गांधी और जिस तरीके से ये आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नौटंकी किया है, उसको भी देश ने देखा है। और जिस तरीके से जो राजस्थान से जो बसें भेजने का ड्रामा किया, उस ड्रामे को भी लोगों ने देखा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो संवेदनाएं व्यक्त की, चाहे वो आपके राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, उनको जिस तरीके से हजारों की तादाद में उनको घर तक पहुंचाना हो, चाहे श्रमिक ट्रेनों का मामला हो, देश में 1 मई को जो घोषणा हुई उसमें 4,277 श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, जिससे 60 लाख जो रोजमर्रा वाले लोग थे अपने घरों में पहुंचाने का काम किया है। इतनी बड़ी चुनौती के रूप में हर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये 4 लॉकडाउन पूरी तरीके से आपने देखे हैं, उन 4 लॉकडाउन में आप जानते हैं 68 दिन का लॉकडाउन चला है। उन सारी व्यवस्थाओं को रोकना और कैसे उनको संचालित करना, और आज भी जिस तरीके से हम लोगों का ठीक होने का डेट है वो आप भी जानती हो किस तरीके से है, क्योंकि आज योगा दिवस है। योगा दिवस के अवसर पर बहन जी आप भी जानती हो कि हमारे इस योगा के कारण ही हमारे देश में रिकवरी रेट ज्यादा है, क्योंकि योगा करने वाला व्यक्ति उसकी ह्यूमन पावर ज्यादा होती है और कोरोना दूर भाग जाता है। क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे देश में
50 साल की आयु से नीचे 65% लोग हैं, और जब 65% लोग हैं, इनको कोरोना से लड़ने की इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए हमारा देश जीतेगा। अच्छा, इस मुश्किल घड़ी में बहुत सी चुनौतियां आपके सामने आई और उन चुनौतियों के साथ ही लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए। कोई ऐसा आपके साथ भी विषय रहा क्या जिसको लेकर आपने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव किए हों? हाँ, ये विषय तो बहुत सुंदर है पूजा जी। स्थिति ये है कि इतने दिनों में जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र से काम करते हैं, हम लोगों को अपने परिवार के साथ बैठने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो ये 68 दिन थे कोरोना के, इसमें अपने परिवार के साथ और परिवार के जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी, उसमें अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी एक निजी अनुभव आया कि अब हम लोग नई फुर्ती से, नए अभियान से शरीर भी जो जिस तरीके से जितना स्वस्थ हो सकता है, पूर्ति हो सकती है, और मिनिमम खर्चे में, क्योंकि बाहर निकलते थे तो ज्यादा खर्चा होता था और घर में रहने से खर्चा भी कम हुआ। ये एक निजी अनुभव मेरा आया। अच्छा, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना के संकट काल में? आपका लोगों के लिए क्या संदेश है? मेरा सिर्फ एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस महामारी से निपटने के लिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री की जो मंशा है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को ठीक से पालन होना चाहिए, हम लोगों को मुंह में मास्क लगाए रहना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि जितना जितना भी समय हो, उस समय में घर से बाहर निकलें तो गर्म पानी पीजिए, उसके बाद वापस जब घर में आए तो गर्म पानी में नमक डाल के गरारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा WHO का गाइडलाइन में लिखा है कि अगर गर्म नमकीन पानी से गरारा करने पे वायरस कमजोर होता है। तो हम सब लोगों को, जो भी परिवार के लोग बाहर जाएं और घर जब वापस आए, तो निश्चित तौर से गर्म पानी में गरारा करना चाहिए और आयुर्वेदिक का काढ़ा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और अगर आपके पास क्षमता हो तो गर्म दूध में हल्दी जरूर पीना चाहिए, इससे निश्चित तौर से बीमारी दूर भागेगी। अच्छा, MSME सेक्टर के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग आपकी ओर देख रहे हैं और क्योंकि आप खुद बीजेपी नेता हैं तो जाहिर सी बात है आप उनकी आवाज को उठा पाएंगे, उनके लिए क्या कुछ आश्वासन है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है वो MSME के सेक्टर के ही लिए है। देश एक आधुनिक भारत के रूप में हम जा रहे हैं। जिस तरीके से लोकल को वोकल के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसमें बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। जिस तरीके से हमने चाइना का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, तो वो सारे के सारी चीजों पर हम अपने जो घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने तमाम विश्व के औद्योगिक घरानों से आह्वान भी किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी हम आपको घरानों से आग्रह परेशानियों किया से ही है। अवगत करा रहे हैं सुरेश जी, हमारी उनसे बात हुई इसीलिए मैंने आपके सामने जिक्र किया कि वहां पर कुछ लोग हैं जो कि नाराज हैं। उनका कहना यह है कि थोड़ी राहत उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उम्मीद है कि आप इस ओर ध्यान देंगे और अगर कुछ इस तरह की चीजें हैं तो आप उनको दूर करेंगे और लोगों तक स्वस्थ रूप से जो सरकार की ओर से फायदा मिलना चाहिए वो फायदा उन तक पहुंच पाए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ में आपसे ले रहे हैं इजाजत। बहुत ही शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। देखिए, लगातार हर अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं हर शख्स की ओर से, वो चाहे आप हो चाहे हम हो, सभी लोग बखूबी समझ रहे हैं कि ये संकट की घड़ी है और संकट की इस घड़ी में अब हमें एकजुटता दिखानी होगी और मुश्किल में जो भी है उनके लिए हमें साथ निभाना होगा, यही मानवता कहती है। और ये मानवता इस बार कितनी ज्यादा लोगों के काम आई है ये आपने देखा ही, ऐसे कई दृश्य रहे हैं इस बार। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी।